Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in today's class, what we are going to study? We are going to study the appreciation and the depreciation of the domestic currency. Okay. So in this, we are going to study कि ये जो terms हैं domestic currency में appreciation and the depreciation of domestic currency, ये सारे terms क्यों यूज किए जाते हैं, क्या होता है बेसिकली इसका मतलब। ये सारे टर्म्स आपके कंसेप्ट्स आपके इकोनॉमिक्स में इतने दिए हुए हैं, क्यों आप लोग को बताया जा रहा है कि डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन करेंसी के साथ हम क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को ही लेते हैं, क्योंकि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे यहाँ गुड्स आ रहे हैं, तो हम जो भी पेमेंट करते हैं वो किस में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है। और जब हम क्या बोलते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको जो भी रिटर्न मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है हमको, वो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन रिजर्व ही होता है, मतलब फॉरेन करेंसी में होता है। तो ये सारा का जो कस्टोडियन है, गार्जियन है, वो कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी के पास ये फॉरेक्स रिजर्व होता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, वहीं से ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। और किसी भी कंट्री में आपको पता है, हमारी कंट्री क्या है, ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों ही हो रहा है। अब ये बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज में हम बेसिकली क्या लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है एज वेल एज जो भी फॉरेन करेंसी है, हम उनको क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जिस रेट पे हमारी करेंसी, हमारी इंडिया की करेंसी किसी और अनदर कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट होती है, उस रेट को, कि किस रेट से वो कन्वर्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये आप लोग लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि अगर हमें अपना हम डॉलर में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो हम अपना क्या है 80 रुपीज दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 75 रुपीज दे रहे हैं। हम अपना इंडिया में क्या चल रहा है, इंडियन रुपीज चल रहा है, हम अपना 75 रुपीज दे रहे हैं, तब हमको अमेरिका के $1 के इक्वल हमको सामान मिल रहा है। उनका $1, हमारा 75 रुपीज। ये होता है कि जिस रेट से, मतलब जिस रेट से ये एक्सचेंज हो रहा है 75, $1 इक्वल टू ₹75, दिस इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसमें होता है कि ये तो समझ में आ गया कि जिस रेट से हो रहा है। अब हम लोग यूरो में भी करते हैं ट्रांजैक्शन, पाउंड में भी करते हैं, रेनमिंबी में भी करते हैं, येन में भी करते हैं। तो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है और हर एक का क्या होता है, एक रेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो डिटरमाइंड होता है किसके थ्रू, तीन इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें किसका है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ हम हवा में बात करें, जिसका मन कर रहा है वो 80 में दे रहा है, जिसका मन कर रहा है 85 में दे रहा है, जिसका मन कर रहा है 50 दे रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए क्या होता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को, ये 3 इसके मेथड्स हैं और इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें क्या है, आपका क्या है, बेसिकली होता है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड और दी ब्रेटन वुड्स सिस्टम है। मतलब सबसे पहले आपकी जो भी करेंसी है, मतलब हमारी करेंसी है, इंडिया की करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब है कि जो भी ये रेट डिटरमाइन होगा कि आपका $1 50 होगा, $1 60 होगा, $1 80 होगा। सो ऑल दीज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ये कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और जिसमें हम क्या देखते हैं कि इसके 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स में जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है और आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम है। जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है कि सारे करेंसी, हर एक कंट्री की करेंसी को हम कन्वर्ट किसमें करते हैं, गोल्ड में पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम में ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया गया, सबसे पहले जो भी करेंसी है, मतलब हमको पता है अमेरिका क्या है, डेवलप्ड नेशन है, तो हमारी जो करेंसी है उसमें इतनी पावर नहीं है
कि हर एक करेंसी, हर एक कंट्री की करेंसी हमारे अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो। इसीलिए बोला जाता है ना कि पावरफुल कंट्री, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो रहा है वो रेट। ठीक है, तो पहले हमारी जो करेंसी है इंडिया की, जो इंडियन रुपी है, वो किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा? आपका यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल कन्वर्टेबल इनटू दी गोल्ड। फिर इसको क्या करेंगे? गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये भी जो सारा इसका कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? आईएमएफ के पास है, मींस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास ही इसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है, कि वही ये सारा चीज क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सेकेंड है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम से आपको समझ में आ रहा है कि फ्लोट करना मतलब द थिंग विच इज नॉट रिजिड, जो रिजिड नहीं है, दैट इज फ्लेक्सिबल, जिसको हम फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दी फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। विच मीन्स कि जो भी ये रेट होगा कि ये $1.60 होगा, $1.80 होगा, $1.20 होगा, या $1.45 होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? इट विल डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस। जो भी मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड कितनी है फॉरेन एक्सचेंज की और उनकी सप्लाई कितनी हो रही है फॉरेन एक्सचेंज, वहां पे ये डिटरमाइन होता है कि यस $1 अब 50 रुपीज होगा। ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। थर्ड आपका आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था ये कहां पे है? इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे क्या है? दोनों का है पावर, दोनों के पास कंट्रोलिंग है। पहले क्या करता है? डिटरमाइन किसके थ्रू होता है? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक का इंटरफेरेंस होता है, वो ये जो रेट है उसको वो क्या करती है? स्टेबलाइज करती है, मतलब स्टेबल करती है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा, क्योंकि ये क्या करती है? बल्क में बायर भी है और बल्क में सेलर भी है। जब एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज को क्या करती है? परचेज कर लेती है, मतलब सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करती है? जब एक्सचेंज रेट इसका क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन पे क्या है? बैंक क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज को सेल करने लगती है। इसलिए सेल करने लगती है क्योंकि जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में वो और फॉरेन करेंसी को एंटर करती है, फॉरेन करेंसी को और ज्यादा मार्केट में एंटर करती है। ठीक है, जैसे उसकी सप्लाई भी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, और सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगी तो उसका जो रेट है, जो है एक्सचेंज रेट बढ़ रहा था, वो फॉल कर जाएगा, क्योंकि सप्लाई उसकी ज्यादा हो गई। उसी के कॉन्ट्रेरी है कि जब एक्सचेंज रेट क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है, उस कंडीशन पे क्या करती है? वो परचेज कर लेती है। परचेज कर लेगी तो फिर उसका जो रेट है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है? इसमें दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है, आफ्टर दैट इसमें सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंट रोल भी है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या है? कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ फिक्स एक्सचेंज का और दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद जो टॉपिक है वही आप लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एज वेल एज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कॉजेज ऑफ द चेंज इन द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज तो समझ में आ गया क्या है, इसके कॉजेज क्या है? क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, क्या ऐसे कॉजेज हो रहे हैं जिनकी वजह से ये चेंज हो रहा है? क्यों नहीं है हमेशा ही $1.50 के इक्वल होता है? क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कोई तो कंडीशन होगी ना जिसकी वजह से ये एक फिक्सेशन पीरियड पे नहीं है, एक ये फिक्स नहीं है। इसके लिए क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो तो समटाइम्स राइज भी करता है, $1.60 भी हो जाता है, $1.40 भी हो जाता है। तो ये क्या है? ये चेंज इन इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही है? सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दो पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ द
depreciation of domestic currency and appreciation of domestic currency. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन होने का मतलब है जब नॉर्मल जो रेट था वो था आपका $1 इक्वल टू 50, राइट. $1 क्या था, 50 था. डेप्रिसिएशन होने का मतलब है अब क्या हो रहा है, $1 आपका 60 के इक्वल हो जा रहा है. दैट मीन्स जो एक्सचेंज हो रहा है, जो मनी एक्सचेंज हो रहा है, उसका रेट क्या हो गया है, हाई हो गया. क्योंकि पहले वो बस 50 था. $1 हम क्या 50 रुपीज दे रहे थे, अमेरिका वाले हमको $1 के इक्वल सामान दे रहे थे. अब क्या हो रहा है कि अब हमको 60 रुपीज देना पड़ रहा है. मतलब आप समझ लो 10 रुपीज हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, तब जाके ये $1 का हमें सामान मिल रहा है. तो ये क्या हो जाता है, इसमें होता है जब आपका एक्सचेंज रेट हाई हो जाता है. ठीक है, समझ में आया क्यों, कैसे एक्सचेंज रेट हाई हो गया. पहले आप क्या कर रहे थे, $1 में 50 का सामान ले रहे थे. मतलब इंडिया वाले क्या कर रहे थे कि वो 50 रुपीज दे रहे थे, उनको $1 का सामान मिल जा रहा था. बट अब कंडीशन होगी कि डेप्रिसिएशन हो गया. अब आपको ये लग रहा होगा कि डेप्रिसिएशन हो गया डोमेस्टिक करेंसी का मतलब तो फॉल हो गया है, तो ये रेट बढ़ कैसे रहा है. एक ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है कि जब डोमेस्टिक करेंसी यहाँ पे लिख रहा है डेप्रिसिएशन आपको पता है कि किसी भी थिंग का क्या है, फॉल करना. डोमेस्टिक करेंसी जब फॉल कर रही है तो एक्सचेंज रेट हाई क्यों बोल रहा है. एक्सचेंज रेट हाई इसलिए बोल रहा है, मतलब हमारी जो वैल्यू है मनी की, यहाँ पे डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमारी मनी की वैल्यू, जो हम कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं अपना 50 रुपीज देके, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो पावर है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है. उसका पावर क्या है, कम हो गया है. मतलब पहले हमें 50 रुपीज की एक चॉकलेट मिल जा रही थी, अब हमें 60 रुपीज की एक चॉकलेट मिल रही है. तो हमारी मनी की पावर कम हो गई है ना. अब हम उतना कैपेबल नहीं है हमारी इंडियन रुपी की हम 50 रुपीज में ही सामान को परचेस कर लें. इन दैट कंडीशन डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का. हमारी इंडिया की करेंसी का वैल्यू फॉल करती जा रही है. फॉल इसलिए कर रही है क्योंकि रेट क्या हो गया है, हाई हो गया है. $1 अब 60 के इक्वल हो गया है. ठीक है, इसलिए बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर गई है. बट जो रेट है एक्सचेंज करने का, जो हम $1.50 में दे रहे थे, $1.60 में दे रहे थे, एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. मतलब डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया. एप्रिसिएशन मीन्स कोई भी वैल्यू राइज करना. मतलब अब यहां पे क्या हो गया, जो पहले हमें $1 हम दे रहे थे, मतलब $50 रुपीज हम दे रहे थे, तो हमें $1 का सामान मिल रहा था. अब क्या है, उसी $1 में हमें, अब हम 40 रुपीज दे रहे हैं, तो हमको सेम सामान, सेम गुड हमको $1 में मिल रहा है. पहले हमको 50 रुपीज देना पड़ रहा था, अब हमको क्या करना पड़ रहा है, 40 रुपीज ही देना पड़ रहा है. वही चॉकलेट खरीदने में पहले हमको, हम अमेरिका गई थी मैं, वहां से मेरे को चॉकलेट खरीदना था. पहले वही चॉकलेट को $1 इक्वल टू 50 देना पड़ रहा था. मतलब मैं अपना 50 रुपीज दे रही थी, तो वो मुझे एक चॉकलेट दे रहे थे. ठीक है, एग्जाम्पल है. अब क्या है, अब वो मैं अपना 40 रुपीज दे रही हूँ, मैं इंडियन रुपी 40 दे रही हूँ, तो वो मुझे $1 का सामान दे रहे हैं. मतलब जो हमारी वैल्यू है परचेजिंग पावर की, जो हमारा मनी का जो पावर है, वो क्या हो गया है, एप्रिशिएट कर गया है. मतलब अब हमारा जो एक्सपेंडिचर हम पहले 50 रुपीज कर रहे थे, अब हम 40 रुपीज ही कर रहे हैं और हमें $1 का सामान मिल जा रहा है. दैट मीन्स हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, फॉल कर गया है. पहले 50 रुपीज देना पड़ रहा था, पहले 50 रुपीज देना पड़ रहा था, अब 40 रुपीज में हमको एक चॉकलेट मिल जा रही है. दैट मीन्स एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, वो फॉल कर गया. ठीक है, इतना समझ में आया.
इतना समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज के कॉजेज हैं चेंज होने की, ये राइज हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, उसके दो मेन यही है, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी उनका डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब एक्सचेंज रेट हाई हो रहा है, एज वेल एज एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन विच जो एक्सचेंज रेट है, हमारा जो रेट है वो क्या हो जा रहा है, फॉल कर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, कि डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का क्या है, मतलब क्या हो रहा है इसमें बेसिकली। चलिए देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। अब इसमें देखिए बुक के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा साथ ही साथ समझ में भी आएगा, ठीक है। ये कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी का मतलब है कि जो भी वैल्यू है, वैल्यू देख रहे हैं एक्सटर्नल परचेजिंग पावर। एक्सटर्नल परचेजिंग पावर मीन्स कि जब हम इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं, विद इन दी कंट्री नहीं बात कर रहे हैं, हम आउटसाइड कंट्री के साथ जब हम अपना ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं मनी की, वो वैल्यू क्या कर जा रही है, फॉल कर जा रही है इन टर्म्स ऑफ और विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी करेंसी, हमारी जो मनी की पावर है, हमारी मनी की जो वैल्यू है वो फॉल कर जा रही है। कैसे फॉल करी है, पहले हम $1 में 50 का $1 देते थे, 50 रुपीज देते थे तो हमें $1 का सामान मिलता था। अब हम $1 दे रहे हैं तो हमें अब हम 60 रुपीज दे रहे हैं तो हमें $1 का $60 रुपीज का सामान मिल रहा है। देखिए सिंपल सा यही है कि हम पहले 50 रुपीज दे रहे थे तो हमें $1 का सामान मिल रहा है, अब हम 60 रुपीज दे रहे हैं, अपना 60 रुपीज दे रहे हैं, तब हमें $1 का सामान मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, इसका मतलब यही हो गया कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की जो पावर है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की, वो फॉल कर गई है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी या इन विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉल कर गई है। अब फॉल करने का मतलब ये मत सोचिएगा कि 50 से 60 रुपीज हो रहा है तो फॉल कैसे किया है, वैल्यू की बात हो रही है, परचेजिंग पावर की बात हो रही है। मतलब पहले हम 50 रुपीज दे के ही उतना सामान ले रहे थे। आप अभी कोई शॉप पे जाते हो, आप ये देखते हो कि पहले आपको 20 रुपीज में एक अच्छी पेन मिल जाती थी, अब आप 60 रुपीज दे रहे हो या 50 रुपीज दे रहे हो तो आपको पायलट पेन मिल रही है। तो आपकी जो पावर है, मनी की जो पावर है वो फॉल कर गई है। ये तो हम अपने पर्सपेक्टिव में पढ़ लिए। जब हम फॉरेन कंट्री के साथ फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, उसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो हमारी भी पावर क्या हुई, कम हुई ना। पहले हम 50 रुपए का ही दे रहे थे तो हमको $1 का सामान मिल जा रहा था, अब हमें 60 रुपीज देना पड़ रहा है तब हमें $1 का सामान मिल रहा है। तो हमारी करेंसी की तो पावर क्या हो गई है, वो फॉल कर गई है व्हेनेवर वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। फिर कह रहा है इट अकर्स, ये तब होता है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस। ये तब होता है जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस क्या है वो ज्यादा हो गया है, मतलब एक्सचेंज रेट आपका ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया ना कि पहले $1 में 50 रुपीज, अब एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 60 रुपीज टू बाय अ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी, कि एक यूनिट फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए जो हमारा रेट है, जो हमारी प्राइस है, डोमेस्टिक प्राइस है, वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। सो इफ प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम 60 टू 70, जब हमारा जो $1 का है वो राइज कैसे कर रहा है, 50 टू 60। सो दिस इज द करेंसी डेप्रिसिएशन फॉर द डोमेस्टिक कंट्री। ये क्या है, ये करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है किस कंटेक्स्ट में, डोमेस्टिक कंट्री। फिर कह रहा है अ राइज इन द एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज द डिवैल्यूएशन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी, कि अगर एक्सचेंज रेट आपका राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंडियन रूपी है हमारा, मतलब इंडियन जो रूपी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो डेप्रिसिएट कर रहा है। फिर कह रहा है कॉजेस फॉर राइज इन द एक्सचेंज रेट,
कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज दैट इज व्हाई देयर इज राइज इन द एक्सचेंज रेट। क्या डिफरेंट कॉज है, मतलब हम क्या कहेंगे कि किसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसके दो मेन इंपॉर्टेंट कॉज हैं। पहला क्या है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, और उसकी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, डिमांड हम ज्यादा कर दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की उतनी नहीं हो रही है, तब क्या हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ना। वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तभी तो सप्लाई उसकी कम हो जा रही है। डिमांड ज्यादा हो जा रहा है और सप्लाई उसकी कम हो जा रही है। उस कंडीशन पे प्राइस को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। आपको याद होगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट अभी हमारे यहाँ मार्केट में जाओ तो कोई भी प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि अरे उसकी बहुत ज्यादा लोगों के यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। तो उस कंडीशन पे सप्लायर क्या करता है, उसकी प्राइस को इंक्रीज कर देता है। सेम चीज इसके साथ यहाँ पे भी है। डेप्रिसिएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी का यही हो रहा है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई उतनी हो नहीं रही है, तो अल्टीमेटली प्राइस को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे आप देखिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है, इस पे हम लोग वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, उसकी इसमें क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, पहली एक कंडीशन थी आपका यहाँ पे ई एंड E1, सॉरी E1। ठीक है, ये आपका S। आपको पता है यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात हम साथ में कर रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही जहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वहीं पे प्राइस डिटरमाइन होता है, ये सब आपको पता ही है। तो एट पॉइंट E डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज करने से ये जो हमारा कर्व है वो क्या है, डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होने से कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना। इक्विलिब्रियम क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ फ्रॉम पॉइंट E टू E1। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि जो एक्सचेंज रेट जो हमारा OR था, अब यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम बनने से एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज कर गया और क्वांटिटी OM1 हो गई। ठीक है, क्या हुआ फिर से देखिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, यहाँ पे E था। ठीक है, जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हुई, तो जब डिमांड किसी चीज की इंक्रीज होती है तो कर्व आपको पता है कहाँ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, दैट इज E1। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा E1। अब यहाँ पे जब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, D1 S को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नया यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या हो गया, OR1। इसका मतलब है कि आपका जो एक्सचेंज रेट था वो राइज कर गया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सचेंज रेट राइज कर रहा है, 50 रुपीज से 60 रुपीज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, जब सप्लाई डिक्रीज करेगी, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट E1 है, जैसे ही सप्लाई, आपको पता है जैसे ही सप्लाई डिक्रीज करती है तो कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट और लेफ्ट। जब भी सप्लाई डिक्रीज होगी तो कर्व आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट देख रहे थे जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे एट पॉइंट E। फिर क्या हुआ इसमें, जैसे ही सप्लाई डिक्रीज हुई तो कर्व आपका किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना यहाँ पे। उससे क्या हो गया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अब जो रेट, एक्सचेंज रेट OR थी, मतलब $1 से आप 50 रुपीज दे रहे थे तो $1 का सामान मिल रहा था, अब आपको 60 रुपीज देना पड़ रहा है तो $1 का सामान मिल रहा है। क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है फॉरेन करेंसी वो डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका OR1 क्या है आपका, न्यू एक्सचेंज रेट हो गया। दोनों कंडीशन पे देखिए आपका एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। यही कंडीशन है आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। यही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है डेप्रिसिएशन, क्योंकि
अब हमारी जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है, वो क्या कर गई है, फॉल कर गई है। पहले हम क्या कर रहे थे, $1 में 50 रुपीज का सामान मिल रहा था, अब हमें $1 में 60 रुपीज का सामान मिल रहा है। 60 रुपीज हमें देना पड़ रहा है, तो $1 का हमें सामान मिल रहा है। इसका मेन कॉजेस क्या है, क्यों ऐसा कंडीशन हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड क्या हो गई है, उसकी इंक्रीज कर गई है। यहाँ पे अब आप देखिए, जो हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे कि व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस सो डिमांड विल, क्या था, इनवर्स रिलेशन था ना। तो प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड पढ़े थे, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि उस कंडीशन में हम लोग अदर्स फैक्टर रिमेनिंग दी कांस्टेंट रख रहे थे, हम और चीजों को चेंज नहीं कर रहे थे। बट अब इन सब सारे सर्कमस्टांसेस में क्या है, हम और चीजों को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दैट टाइम, हर एक चीज चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े थे कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे देखिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई कम हो जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्लास 11 का जो प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर है, दिस इज दी वही है आपका पूरा बेस। इसको समझने के लिए डायग्राम ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का। उसका मेन 2 पॉइंट है, ये दिमाग में रख लीजिए कि डेप्रिसिएशन क्यों होगा, कोई भी चीज का रेट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा डिमांड हो गई और सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द डोमेस्टिक करेंसी ऑन द फॉरेन ट्रेड, कि डेप्रिसिएशन अगर हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, तो फॉरेन ट्रेड पे उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। फॉरेन ट्रेड मतलब जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन ट्रेड मतलब यही होता है ना कि जब हम कोई भी चीज कॉमोडिटी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन पे बेसिकली आपका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चीजें होंगी कि इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा उसका और एक्सपोर्ट पे क्या इसका इफेक्ट होगा। तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है, इसमें कह रहा है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द डोमेस्टिक ऑन द फॉरेन ट्रेड। अब देखिए आपको ऐसे बताते हैं एक साथ, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे क्या होगा, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट पे हम देखेंगे, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। फॉरेन ट्रेड में यही होता है ना, फॉरेन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, आपको सब पढ़े हो बिजनेस में, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़े थे। इंटरनल ट्रेड में हम किसको कौन कौन से एजेंट थे, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे थे ना। फॉरेन ट्रेड में मतलब हम फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए। कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये तो समझ में आ गया कि अब क्या है, प्राइस क्या है कि वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की फॉल कर रही है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। पहले हम $1 इक्वल टू 60 कर रहे थे, अब $1 हमें 70 में करना पड़ रहा है। इट मीन्स $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर द मोर रुपीज। अब क्या है, $1 का सामान के लिए हमें ज्यादा रुपीज को स्पेंड करना पड़ा है। पहले हम 60 रुपीज ही स्पेंड कर रहे थे, अब हमें 70 रुपीज स्पेंड करना पड़ा है उसी सेम $1 के लिए। $1 आपका चेंज नहीं हुआ है, हमें क्या करना पड़ रहा है कि $1 के ही सामान के लिए हमें अपना जो इंडियन रुपीज है वो ज्यादा स्पेंड करना पड़ा है। पहले $1 में हम 60 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, अब $1 में हम 70 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, हमारा 10 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहा है। फिर थर्ड कह रहा है इट इम्प्लाइज दैट विद द सेम $1 मोर गुड्स भी कैन बी परचेज फ्रॉम द इंडिया। अब देखिए उसी $1 के लिए
अब इंडिया से ज्यादा कमोडिटी को, ज्यादा गुड्स को परचेज किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? बट ऑब्वियस है कि पहले अमेरिका को बस 60 रुपीज मिल रहा था, $1 में वो इतना सामान दे रहे थे, उनको बस 60 रुपीज ही मिल रहा था। अब उनको सेम $1 में 70 रुपीज मिल रहा है, तो उनके लिए 10 रुपीज का फायदा नहीं हुआ? फायदा हुआ ना। तो वो उससे क्या होंगे? एनकरेज होंगे कि नहीं कि अब इंडिया से हमको ज्यादा सामान मंगाना है। क्यों नहीं मंगाऊंगी? पहले मुझे 60 रुपीज में 60 रुपीज उन लोग का ले रहे थे तो $1 का सामान मिल रहा था। अब उसी $1 में हमको 70 रुपए का सामान मिल रहा है इंडिया से। तो ये अमेरिका के पर्सपेक्टिव से क्या होगा? उनके लिए प्रॉफिट की कंडीशन हुई। तो अब इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट आपका क्या होगा? एनकरेज होगा। एक्सपोर्ट एनकरेज होगा, हमारी कंट्री से सामान ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अब डिमांड क्या हो गई है, हमारी जो इंडिया की गुड्स की डिमांड ज्यादा हो गई। क्योंकि कोई भी अमेरिका को क्या हो रहा है? अमेरिका को 10 रुपीज का फायदा हो रहा है उसी $1 में। ये कह रहा है इट मीन्स दैट इम्पोर्ट बाय यूएसए विल इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि इम्पोर्ट, यूएसए तो इंपोर्ट करा रहा है, हम लोग जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसए क्या कराएगा? इंपोर्ट कराएगा। तो अगर यूएसए के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो यूएसए में इंपोर्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी विल एनकरेज एक्सपोर्ट। जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे हमारी गुड्स का, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट क्या होगा? वो एनकरेज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो इस कंडीशन पे एक्सपोर्ट क्या होगा? इनकरेज होगा। हमारी कंट्री से सामान ज्यादा जाएंगे, क्योंकि पहले $1 में 60, अब क्या है? यूएसए वाले क्या है? बहुत ज्यादा अटेंशन हो गया, अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इनको 60 रुपीज का सामान मिल रहा था, अब हमें 70 रुपीज का सामान मिल रहा है यूएसए के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा होगा। तो इंपोर्ट वो लोग क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स हमारी पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, अगर वो अपना इंपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इनकरेज हो रहा है। तो हमारे यहाँ से सामान भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हम लोग अब $1 60 से 70 हो गए। नेक्स्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इम्पोर्ट। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। पहले $1 60 था, अब $1 70 हो गया है। फिर वही इट मीन्स $1 विल बी एक्सचेंज फॉर द मोर रुपीज। इसका मतलब है कि $1 एक्सचेंज ज्यादा रुपीज के साथ हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट मोर ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज रिक्वायर्ड टू बाय गुड्स वर्थ $1। मतलब अब ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले 60 रुपीज में $1 का सामान मिल रहा था, अब 70 रुपीज में $1 का सामान मिल रहा है। तो रिक्वायर्ड टू बाय गुड्स वर्थ $1। अब हमें डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है फॉर परचेजिंग दी कमोडिटी विच इज वर्थ ऑफ दी $1। इट मीन्स यू इम्पोर्ट फ्रॉम दी यूएसए हैव बिकम कॉस्टलियर। अब हमको यूएसए से, अब हम इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, तो इंपोर्ट हमें यूएसए से कराने में क्या हो जाएगा? विल बिकम दी कॉस्टलियर। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हम अपना 60 रुपीज दे रहे थे, अब हमको क्या करना पड़ा है? 70 रुपीज देना पड़ रहा है। तो हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये क्या हो गया? कॉस्टली हो गया। देयरफॉर इंपोर्ट विल डिक्रीज। अब हम कहेंगे कि पहले तो हम 60 रुपया दे रहे थे, सामान मिल रहा था, अब 70 रुपया दे रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए सामान, आप अपना रखे रहो। तो इस कंडीशन पे इंपोर्ट हमारा मतलब इंडिया का इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड इट डिस्करेज द इंपोर्ट क्या हो जाएगा? डिस्करेज। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ये हम लोग आम ये समझिएगा डोमेस्टिक करेंसी के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को प्रॉफिट हो रहा है, वो ज्यादा सामान लेगी। इंपोर्ट हमारा डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि पहले हम $1 में 60 का सामान ले रहे थे, अब $1 हमें 70 का सामान देना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन पे डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट इनकरेज होगा, और इंपोर्ट डेप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट डिस्करेज होगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल continue this topic, appreciation of the domestic currency, in the next class. Okay, thank you.